हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में, जो कि एक कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एक ब्रीफ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, कार्ल मार्क्स और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का क्या संबंध है, मार्क्स ने कौन सी सोसाइटीज बताई हैं, लुडविग फेयरबाख और मटेरियलिज्म, आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स और हीगल का उसमें क्या योगदान है, आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म को डिफरेंशिएट करेंगे, इंगल्स ने कैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को थ्योराइज किया है, जॉर्जी लुकास का क्या कंट्रीब्यूशन है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है बैकग्राउंड ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, यानी कि जो हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो ओरिजिन है, उसको हम कहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, कहाँ से उसकी उत्पत्ति को हम बता सकते हैं। मार्क्स के टाइम पे यूरोप पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, औद्योगिकरण था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था और लोग एग्रीकल्चर वर्क से आर्टिसन वर्क से, यानी कि दस्तकारी, घरेलू उद्योग, कृषि कार्यों से विमुख होकर फैक्ट्रियों की ओर जा रहे थे, उद्योगों की ओर जा रहे थे। और वहां पर जो वर्कर जा रहे थे, उनकी कंडीशंस, उनकी जो स्थितियां थी, बहुत खराब थी। 1840 तक, जो कि माना जाता है कि यूरोप का सबसे प्रोडक्टिव पीरियड था, क्योंकि उससे पहले जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी। उसके बाद जैसे जैसे कैपिटलिज्म आता है तो उद्योग धंधे बढ़ते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां आती हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तो ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पीरियड बन जाता है यूरोप की पूरी हिस्ट्री पे। लेकिन इससे क्या हुआ कि एक सोशल क्राइसिस, यानी कि सामाजिक विघटन की भी स्थिति आ गई, क्योंकि जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्री में काम करते थे, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो एलिनेट रहते थे, जिसके कारण 1839 से एक सीरीज ऑफ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया सारे यूरोप में, विद्रोह शुरू हो गया सारे यूरोप में। और उसका काफी हद तक हम योगदान बोल सकते हैं मार्क्स की कृतियों को, खासकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि उन्होंने एंगल्स के साथ लिखी थी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का जो सबसे ज्यादा असर था, वो जर्मनी के रूरल एरियाज पे था, ग्रामीण इलाकों पे था, जिसको उस समय जर्मनी ही कहा जाता था। नेक्स्ट, जब 19वीं सदी की जब शुरुआत थी, तब जो सस्ता माल था वो कहाँ से आता था, इंग्लैंड और फ्रांस से जर्मनी पे आता था। तो इससे जो जर्मनी के जो कुटीर उद्योग थे, जर्मनी में खुद का जो माल बनता था वो बहुत महंगा बिकता था। तो लोग प्रेफर करेंगे कि वो बाहर से आए हुआ जो गुड्स हैं उनको लें। तो इससे जो जर्मनी की जो सरकार थी, जर्मनी के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने जो फ्यूडल सोसाइटी अभी तक चल रही थी, फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, सामंती व्यवस्था चल रही थी, वहां पर कैपिटलिज्म को इम्पोज किया, कैपिटलिज्म को थोपा गया। नाउ इसका क्या रिजल्ट हुआ, इसका ये रिजल्ट हुआ कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी बढ़ गई, बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गई, भूखमरी फैल गई वहां पर, और एलिनेशन यानी कि अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। नाउ इन सब चीजों को देख के मार्क्स अब यहाँ पर इन सारी चीजों को एनालाइज कर रहा है, और मेनली उसका जो मकसद है वह इस जो शोषणकारी जो समाज है, जो शोषणकारी जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको चेंज करना है। नाउ इसको चेंज करने के लिए पहले इस जो भी व्यवस्था है उसे समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए वो एक पैटर्न ड्रॉ करता है कि कैसे ये सारे जो इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो समाज का कैसे विकास हुआ, उसमें कुछ एक पैटर्न देखता है। तो वो पैटर्न क्या है उसे हम आगे देखेंगे ना। मार्क्स ने देखा कि उसने सबसे पहले तो सोसाइटी को अपने हिसाब से बांटा, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे उनका विकास हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जहां पर कि क्लासलेस सोसाइटी थी, यानी कि सभी बराबर थे, सभी इगैलिटेरियन थे, सभी समान थे, कोई छोटा या बड़ा नहीं था। दूसरी सोसाइटी आ गई। अब कुछ लोगों ने क्या करना शुरू किया, कुछ लोगों ने जैसे जमीन इकट्ठा करनी शुरू की, कुछ लोगों ने जो भी संसाधन तब उपलब्ध उनको शुरू इकट्ठा करना शुरू किया, और उन संसाधनों के कारण वो क्या बन गए, हैप्स बन गए, यानी कि उनके पास संसाधन हो गए। और कुछ लोग जो कि इन संसाधनों को नहीं बटोर पाए, वो हैप्स नॉट हो गए। तो यहाँ पर शुरू होती हैं दो क्लासेस की कहानी, अग्रेरियन स्लेव सिस्टम से, जहां पर एक मास्टर और दूसरा उसका
स्लेव, यानी कि एक तो हो गया स्वामी और दास। दूसरा सिस्टम आता है जबकि सामंती व्यवस्था, जबकि बहुत बड़े बड़े सामंत होते थे यूरोप में, तो यहाँ पर सर्फ और फ्यूडल लॉर्ड। सर्फ जो कि जिसके पास मेन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, उत्पादन के साधन नहीं है, वो सर्फ, और जिसके पास उत्पादन के साधन हैं वो फ्यूडल लॉर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेज जो अभी हम स्टेज देखते हैं, वहां पर दो क्लासेस हम मेनली देखते हैं, एक तो है प्रोलेटेरिएट और दूसरा है बुर्जुआसी, यानी कि सर्वहारा और बुर्जुआसी, यानी कि पूंजीपति और जो सर्वहारा है उसके बीच का क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो सारी चीजें देखते हैं। इसके बाद मार्क्स एक और सोसाइटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कैपिटलिज्म जैसे ही खत्म होगा उसके बाद सोशलिज्म आएगा, जो कि एक उनका एक कल्पना मात्र है, एक यूटोपियन आइडिया है, यानी कि कपोल कल्पना है कि भविष्य में सोशलिज्म आएगा। नाउ इन सारी चीजों में वो एक चीज देखते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधन किसके पास हैं, यानी कि मटेरियल कंडीशंस किसके पास हैं, यानी कि इकोनॉमी किसके पास है, यानी कि जो इकोनॉमी है किसी भी समाज का, जो मटेरियल कंडीशंस हैं वो आधार है, उसी के आधार पर कोई समाज, कोई व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पर एक चीज उन्होंने देखी कि जो मैटर है वो क्या करता है, सोसाइटीज को बना सकता है, और उसी के आधार पे सोसाइटीज डिवाइडेड होती हैं। तो यहाँ पर वो बात करते हैं मटीरियलिज्म की। नाउ ये जो मटीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, उनका खुद का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु वह इस कॉन्सेप्ट को एक और थिंकर हैं जिनका नाम है लुडविग फ्योरबाख, उनसे लेते हैं। लुडविग फ्योरबाख को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल नेचुरलिज्म, और वो एक मटीरियलिस्टिक थिंकर हैं। मटीरियलिज्म एज अ फिलोसफी ये कहता है कि ह्यूमन माइंड और सारी चीजें वो किस पे रिड्यूस कर देता है, वो मैटर पे रिड्यूस कर देता है। वो बोलता है कि डिविनिटी यानी थिंकिंग आइडियाज इसका कोई महत्व नहीं है, परंतु फिजिकल वर्ल्ड जो भौतिक जगत है उसका ही महत्व है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर किसी आदिवासी ने कोई हवाई जहाज नहीं देखा तो कभी भी वो उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता जब तक कि वो हवाई जहाज या आधुनिक संसाधनों को न देख ले। तो मटेरियलिज्म ये बोलता है कि जो है इस वास्तविक दुनिया में है, इस भौतिक जगत में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में, वो है डायलेक्टिक्स का। तो डायलेक्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि द्वंद्ववाद का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स लेते हैं हीगल से। तो हीगल ने तीन अपने डायलेक्टिक्स यानी कि द्वंद्ववाद को समझाने के लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया है, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद। यानी कि किसी व्यवस्था, कोई व्यवस्था है, अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसके बाद उसका एंटीथेसिस आता है, और जब वो दोनों मिल जाती हैं तो एक सिंथेसिस होता है। उदाहरण के तौर पे स्लेवरी सोसाइटी में कुछ कमियां थी, तो वहां उसमें चेंज होके फ्यूडल सोसाइटी आई, यानी कि दास प्रथा से, दासत्व के युग से हम पहुंचे सामंती युग में। सामंती युग एंटीथेसिस है, और उसका इन दोनों को मिला के बन गया कैपिटलिज्म, जो कि एक सिंथेसिस है। इसमें इन दोनों के गुण हैं। नाउ आगे देखते हैं आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म का क्या अंतर है। आइडियल मटीरियलिज्म, हमने बोला मटीरियलिज्म क्या करता है, सभी चीजों को रिड्यूस कर देता है इन द मटीरियल वर्ल्ड, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत तक ही सीमित करता है। लेकिन आइडियलिज्म ये बोलता है कि जो भौतिक जगत है वो किससे ड्राइव होता है, स्पिरिट से ड्राइव होता है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना से ड्राइव होता है, हमारे आइडियाज, हमारे विचारों से ड्राइव होता है। पहले इंसान थिंक करता है कुछ ना कुछ, और वही इमेजिनेशन उसकी बाहर आती है, और उससे उसका जो भौतिक जगत है वो बनता है। तो आई थिंक आप आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म का ये अंतर समझ चुके होंगे। नाउ मार्क्स ने जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म दिया उसको फ्रेडरिक एंगल्स ने बहुत अच्छी तरह समराइज किया है, अपनी थ्योरी में थ्योराइज किया है। तो उन्होंने बोला कि मार्क्स ने क्या क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ यूनिटी एंड लॉ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट, यानी कि विपरीत की एकता और विपरीत के विरोध का नियम। इसको समझाने के लिए बोलते हैं कि हर सोसाइटी, चाहे वो फ्यूडल हो, चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, दो क्लासेस होती हैं। जो दो क्लास, जैसे अगर हम मान लेते हैं, हम कैपिटलिज्म का उदाहरण ले रहे हैं, तो कैपिटलिज्म में हमारी सोसाइटी होगी, पहली है, एक तो होगी बुर्जुआसी, दूसरा होगी प्रोलेटेरिएट। जो बुर्जुआसी है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह सर्वहारा वर्ग को हमेशा शोषण करेगा।
लेकिन और इन दोनों की जो स्थिति होगी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे हमेशा, लेकिन यही दोनों व्यवस्था को भी बनाने का कार्य करेंगे। अर्थात ये अपोजिट तो हैं, लेकिन एकता भी ला रहे हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ निगेशन, यानी कि निषेधों के निषेध का नियम। अर्थात इसको समझने के लिए हम पिछली स्लाइड्स में जाते हैं। अगर एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में चेंज होता है, इसका निगेशन होता है, तो दूसरी सोसाइटी यानी कि दूसरा स्टेज आता है। यानी कि स्लेवरी में निगेशन होके फ्यूडलिज्म आया। स्लेवरी सोसाइटी में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करके फ्यूडलिज्म आया, और इसके निगेशन का निगेशन, इसके निषेध का निषेध हमारा कैपिटलिज्म सोसाइटी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें थी मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में। अब जॉर्जी लुकास ने मार्क्स के, सबसे पहले मार्क्स ने हीगल के आइडिया को, उन्होंने बोला था कि हीगल बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, और उन्होंने क्या किया है, विचारों को ही बहुत महत्व दिया है, लेकिन मटेरियल कंडीशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जॉर्जी लुकास ने फिर से ये बोला कि जो आइडियाज हैं वो इंपॉर्टेंट है, न कि मटेरियल कंडीशन। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।